रामपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही अजीबोगरीब थी। पड़ोसियां उससे डरे रहते थे और उससे भिड़ना नहीं चाहते थे। राधा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। राधा के पति की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब रमेश बड़ा हो गया तो उसने सोचा उसकी शादी कराने का। एक दिन वो इस विषय में उससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी करा दूं, इसीलिए अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ जिससे तुम्हारी शादी हो। ठीक है माँ, तुम जिससे भी शादी कराओगी मैं शादी कर लूंगा उससे। और बिल्कुल परिकल्पना के अनुसार उसे उसी गांव में एक लड़की अनामिका नाम की मिल जाती है। उसकी बहू के पास बहुत संपत्ति थी। बहू के घर आते ही राधा बहुत उत्साहित रहती है, पर जैसा कहा गया था उस हिसाब से बहू को दहेज नहीं मिला। असल में गुस्सा अनामिका के पिताजी पर होता है, लेकिन वो सारा गुस्सा अनामिका पे दिखाने लगती है। देखो, तुम नवविवाहित वधू हो, इसीलिए तुम्हें मैं तुम्हारी मन मर्जी नहीं करने दे सकती हूँ। तुम्हारे मन में डर और भक्ति होनी चाहिए। बड़ों का आदर करना सीखो। ऐसी परिस्थिति में अगर तुम ऐसा कोई काम करती हो जिसमें मेरा सम्मान हानि हो तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। जब तक तुम्हारे पिताजी पूरा दहेज नहीं देते हैं तब तक तुम और तुम्हारे पति अलग अलग कमरे में रहेंगे। तुम्हारी सुहाग रात तभी हो पाएगी जब पूरे पैसे मुझे मिलेंगे। तब तक तुम कुछ बेवकूफी मत करना, नहीं तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली। सासू माँ, पर ऐसा करना क्या ठीक होगा? अगर मेरे पिताजी पैसे नहीं दिए तो? मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, आप ऐसा करेंगी? छी, बंद करो तुम्हारा ये सब ड्रामा। मेरे साथ काम मत करो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से। राधा की इस तरह की बातें सुन के अनामिका दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अपने मायके में उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता था, पर यहाँ सासू माँ राधा की बातों से उसे बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसे बताएगी। अगर वो अपने मायके वालों से इस तरह की बातें कहेगी तो वो भी बहुत दुखी हो जाते, इसीलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रमेश खुशी खुशी घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस गुस्सा मत करना। अरे बताओ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें भला क्यों डांटूं? हमारी अनामिका माँ बनने वाली है, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी माँ बनने वाली है। माँ चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था दूर रहने के लिए, फिर ये सब कैसे हुआ? इसका मतलब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे भी कई दफे कहा था, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी और ये हरकत कर बैठी। पहले तुम जाके उसे यहाँ ले आओ। रमेश अंदर जाके अनामिका को ले आता है। जैसे वो अनामिका को देखती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गर्भवती होने के बावजूद राधा अनामिका पर हाथ उठाती है। उसे इतना पीटती है जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। सासू माँ नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए सासू माँ। छी, ये सब बंद करो। कैसी हो, कैसी जिंदगी है तुम्हारी? तुम्हारे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं देकर धोखा दिया। अब तुम मेरे बेटे को इस तरह से अपने जाल में कब्जा कर रही हो। तुम मुझे नहीं जानती हो मैं क्या हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह से गुस्से में कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपनी सास की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो दर्द से कहार रही होती है। अगले दिन राधा अपनी बहू को उसके हाथ ढेर सारा काम थमा देती है। लड़की, इधर आओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबाओ यहाँ। ठीक है सासू माँ। राधा अनामिका से कपड़े धोने के लिए कहती थी, बर्तन धोने के लिए कहती थी, बाथरूम साफ करने के लिए कहती थी और इस तरह से घर का सारा कामकाज करके अनामिका बहुत थक जाती थी। सासू माँ, मैं घर का इतना कामकाज नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सासू माँ। तुम अगर ऐसा कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या? नहीं, तुम्हें कितना भी तकलीफ हो, घर में खाना कौन बनाएगा? जाओ, आधे घंटे के अंदर मेरे आंखों के सामने खाना पका होना चाहिए। अनामिका के पेट में दर्द होने के बावजूद वो किचन में जाती है खाना पकाने के लिए।
दर्द और कमजोरी की वजह से वो वहीं पे चकरा के जमीन पर गिर जाती है। तब तक रमेश घर लौट आता है और अपनी पत्नी को इस परिस्थिति में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत अनामिका को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर अनामिका की परीक्षा करने के बाद कहने लगते हैं, देखिए रमेश बाबू, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो पेट के अंदर के संतान को बढ़ने में तकलीफ होगी। उसी समय में खाना होगा, विश्राम करना पड़ेगा और वजन बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर ये सब बातों का ख्याल रखेंगे तभी अच्छा होगा माँ और संतान दोनों के लिए। मैं दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इनका ख्याल रखिए और नियमित रूप से इन्हें दवाई खिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर से मिलने के बाद रमेश अपनी पत्नी को घर ले आता है। वहाँ दरवाजे के सामने राधा इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ, तुम उसे अस्पताल में क्यों लेकर गए थे? तुम्हारी पत्नी की बातें शास्त्र से भी महत्वपूर्ण है क्या? माँ लगता है कि अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला है। मैं समझ गई हूँ, इसीलिए मैं और एक पल यहाँ नहीं रहने वाली। ऐसा कहकर राधा घर से बाहर चली जाती है। वहाँ एक केले का छिलका था। जैसे ही उसके पैर उस पे पड़ते हैं वो गिर जाती है और चोट लग के खून बहने लगती है। ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि राधा को खून चढ़ाना पड़ेगा। देखो तुम लोग जल्दी करो, जल्दी खून देना पड़ेगा, तभी उनके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी खून डोनेट करो तभी हो पाएगा। अनामिका और रमेश दोनों ब्लड डोनेट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों अपना खून देके राधा की जान बचा लेते हैं। राधा को होश लौट आता है। वो डॉक्टर साहब को देखकर नमस्ते करती है। आपने मेरी जान बचाई डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके बेटा और बहू नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आपको खून की जरूरत थी। आपके बेटे और बहू ने खून देकर आपकी जान बचाई है। डॉक्टर साहब की ऐसी बातें सुन के राधा को बड़ा दुख होता है। राधा अपनी बहू के पास माफी मांग लेती है। तब से वो अनामिका का बहुत ख्याल रखने लगती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। रामपुर गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एकमात्र बेटे का नाम था रमेश। बड़े लाड़ प्यार से रमेश को शारदा ने बड़ा किया। उसके पसंदीदा चीज उसे देती थी। रमेश के ही कॉलेज में पढ़ने वाली अनामिका से रमेश प्यार करता था। अनामिका बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, पर उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। अनामिका ने अपना हुनर दिखाते हुए सभी खेलों में अपना पहला स्थल हासिल किया था। एक दिन कॉलेज में ही रमेश उसे कहता है, अनामिका, अगर तुम इसी तरह सारे खेल खेलते रही तो एक दिन ओलंपिक में जरूर गोल्ड मेडल तुम्हें मिलेगा। पूरा विश्वास है मुझे। रमेश, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात, जल्दी बताओ। मेरे घर में सभी लोग शादी की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम अमीर परिवार से हो और मैं गरीब परिवार से। मेरे परिवार बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए इस विषय में वो तुमसे बात करना चाहते हैं एक बार। तुम्हारे घर वालों से बात करने में मैं भी डर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया, पर मैं अपनी माँ को बता सकता हूँ। मेरी माँ उनसे बात कर लेगी, तुम चिंता मत करो। अनामिका को इस तरह कहने के बाद रमेश घर चला जाता है। अगले दिन अपनी प्रेम कहानी वो अपने माँ से कहता है। उसकी बातें सुन के शारदा बहुत गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी आशा लगा रखी थी। मैंने सोचा था किसी अमीर लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुमने ये क्या किया? तुम कह रहे हो वो गरीब है। क्या वो हमारी बराबरी कर सकते हैं? हमारा सम्मान का क्या होगा? ठीक है, अभी तुमने कह दिया, अच्छा काम किया। तुम ये लड़की को तुरंत भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखूंगी। बहुत काम है मेरा, अभी मैं जा रही हूँ। शारदा ने कहा अपने बेटे को अपना मन बदल लेने के लिए। ये सुन के रमेश को बहुत बुरा लगा। समय बर्बाद ना करते हुए वो अनामिका को मंदिर ले जाके वहीं पे शादी कर लेता है। शादी करके वो अनामिका को घर ले आता है। शारदा उन दोनों को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। वो अपने बेटे को बहुत डांटने लगी। मुझे ये लड़की पसंद नहीं, मैं इसे बहू के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन ये यहाँ रह सकती है। शुरू में रमेश शारदा की बातें सुन के बहुत डर गया। बाद में ये सोचकर खुश हुआ कि अनामिका उसके साथ है। वो अनामिका के साथ बहुत खुश था। शारदा का बेटा बहू घर में रहने के बावजूद वो उन दोनों का परवाह नहीं करती थी।
उनसे बातचीत तक नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन गांव के सरपंच रविंद्र जी उनके घर आते हैं। क्या हुआ रविंद्र बाबू, यहाँ आए? कुछ काम था? हाँ बहन जी, हमारे गांव में एक बैल घूम रहा है। मैंने इस बारे में पहले आपको बताया था। गांव वाले उस बैल को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो बैल ऐसा तक कि खेत को भी नष्ट कर रहा है। बाद में उसने तालाब के तटबंध को भी नष्ट कर दिया। इससे बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। हर दिन गांव में एक व्यक्ति गांव के प्रवेश द्वार पर नजर रखता है ताकि वो बैल गांव में प्रवेश ना करे। प्रत्येक दिन हर परिवार से एक पुरुष जाके नजर रख रहा है। आज आपके बेटे की बारी है, वो जा तो रहा है ना? सरपंच जी, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। सावधान बेटा, अभी ठंड का मौसम है और सुना है कि वो बैल पास के ही गांव में है। फिर हमारे गांव में भी आएगा, सावधान रहना। ठीक है सरपंच जी। उस रात गांव के प्रवेश द्वार देखने के लिए रमेश जाता है। गांव के प्रवेश द्वार में बैल रमेश से लड़ाई करने लगता है। उस लड़ाई में रमेश को चोट लगती है और कई घाव भी होते हैं। जीवन और मृत्यु की स्थिति में रमेश पहुंच जाता है। रमेश की परिस्थिति देखकर अनामिका बहुत तनाव में आ जाती है। वो रमेश का मरहम पट्टी करती है और रोते रोते कहने लगती है, ये तो बहुत भयानक बात हुई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी हालत क्या होती? जब इतना हो रहा है तो गांव वाले कैसे इन सबको बर्दाश्त कर रहे हैं? अनामिका जब अपने पति से इस तरह से कह रही थी, ये सब सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और फिर अपनी वो बहू से कहने लगती है गुस्से से, गांव वालों को इस बारे में सब कुछ पता है। ऐसे ही बीच में आने वाले लोग क्या जानेंगे? जिन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी यहाँ पे आके बैठ गए बिना हिले डुले। मेरा घर भी बहुत कचरा हो गया है। जब से ये आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तो मेरे बेटे को ही मार देती। छी! शारदा की ऐसी बातों से अनामिका को बहुत बुरा लगता है। एक तरफ गुस्सा आता है, दूसरी तरफ पति के लिए प्यार आता है। इसलिए रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। दूसरे दिन वो अपने पति को दवाई देती है और फिर वहाँ चली जाती है जहाँ पे बैल खड़ा था। मनी मन कहती है और गुस्से से उसके तरफ आगे बढ़ के जाती है, मैं उस बैल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे पति की हालत ऐसी की। आज से इस गांव को इस झंझट से ही मुक्ति मिल जाएगी। यही मेरे पति के लिए मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। गांव वालों के साथ जो मिलके मैं आज काम करने वाली हूँ, उससे मेरे सासू माँ का भी मुंह बंद हो जाएगा। जब अनामिका ऐसा कहकर जाने लगी तो गांव के प्रवेश द्वार में वो बैल दिख जाता है। वो उसे देखने के बाद उस बैल के सींग को जाके पकड़ लेती है और उसे झुकाने की कोशिश करने लगती है। खेल में उपयोग की जाने वाली सभी तकनीकों को उपयोग करती है। अनामिका के टकराने से वो बैल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लंबे समय तक उस बैल को अनामिका ने बहुत परेशान किया। आखिरकार वो बैल अनामिका के हाथ हार गया। अनामिका बैल के सींगों को तोड़ देती है। फिर तुरंत वो उस बैल को गांव में ले जाती है। गांव वाले ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। ग्राम प्रधान अनामिका की बहादुरी का बहुत प्रशंसा करते हैं। शाबाश बेटा, आपने बहुत महान काम किया है। आपकी जैसी बहू मिलना शारदा की किस्मत है। रविंद्र जी की बातें सुनकर शारदा बहुत उत्साहित होती है। सबके सामने उसने अपनी बहू की तारीफ की। गांव के बहुत दिनों की एक समस्या को अनामिका ने हल कर दिया, जिससे सभी लोग खुश हुए। तब से अनामिका अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। साथ ही साथ सारे गांव वाले अनामिका का बहुत सम्मान करने लगते हैं। इससे अनामिका बहुत खुश होती है। उसके बाद से वो गांव के सभी बच्चे को गेम्स सिखाने लगी और ओलंपिक्स के लिए तैयारी करवाने लगी। शारदा भी अनामिका को बहुत प्रोत्साहित करती है और अपनी बहू के नजरों में खुद को उपयुक्त सासू माँ साबित करती है।